Hello everyone. In this lecture we are going to discuss the 5 tips जो आपको CSET के लिए फॉलो करनी है बिकॉज एग्जाम जो है आपका बिल्कुल पास में आ चुका है और CSET को लेकर आप लोगों में से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने कहा था कि कुछ टिप्स जो है वो प्लीज़ दीजिएगा। सो CSET के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम ध्यान में रख सकते हैं जिससे कि एग्जाम के अंदर आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप मिनिमम 67 जो मार्क्स आपके हैं वो तो आसानी से ले ही ले। नाउ फर्स्ट आपका जो काम आपको करना है वो है चूज योर बैटल्स। नाउ व्हाट डज इट मीन? देखिए, चूज योर बैटल्स का मतलब ये है कि आपके सामने 80 क्वेश्चन होते हैं, देयर विल बी 80 क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। बट ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप 80 के 80 ही सोल्व करें या इवन 70 या फिर इवन 60 भी सोल्व करें उसके अंदर से। रीजन इज कि अनलाइक द प्रीवियस एग्जाम्स जैसे कि 2015 से पहले का जो टाइम पीरियड होता था, 14 से पहले का टाइम पीरियड होता था, जब सीसेट जो था इसके मार्क्स जुड़ा करते थे, अभी ऐसा नहीं है। आपको इसके अंदर 1/3 स्कोर करना है और ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। मीन्स अगर आप मिनिमम क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं, मतलब आपको 67 का यहाँ पर स्कोर लेना है आउट ऑफ 200। तो यहाँ पे अगर हम मिनिमम स्कोर भी करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं, लेकिन विद एक्यूरेसी, यू विल बी पासिंग दिस एग्जामिनेशन। ठीक है। नाउ बहुत बार ऐसा होगा, आप में से कुछ लोग होंगे जिनका मैथ्स इंग्लिश से ज़्यादा स्ट्रांग होगा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका इंग्लिश मैथ्स से ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यही दो चीज़ें पूछी जाती हैं। इंग्लिश के अंदर आपका आरसी आएगा, छोटे बड़े अलग अलग तरीके के जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होते हैं वो आते हैं। मैथ्स के अंदर आपका क्वांट आ जाता है, एलआर आ जाता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर यू नीड टू मेक श्योर फर्स्ट कि आपका जो एरिया है, जो आपका कोर स्ट्रॉन्ग एरिया है वो क्या है। क्या वो इंग्लिश है या मैथ्स है? अगर आपको लगता है कि इंग्लिश जो है आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो पहले कोशिश करें कि आप इंग्लिश के क्वेश्चंस को ही सोल्व करें और उसके बाद मैथ्स पे हैं। नहीं तो क्या होगा, मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करने लगेंगे तो डिस्करेज हो जाएंगे। अगर आपको लगता है मैथ्स इंग्लिश से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कोशिश करें कि पहले मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करें, तब इंग्लिश के ऊपर आए। क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए कि आपने मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस थे, फॉर एग्जांपल इक्वल अगर हम मान के चलें मैथ्स और इंग्लिश के क्वेश्चंस, तो आपने यहाँ पे मैथ्स के 20 से 25 क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए, तो भी यहाँ पर आपका जो स्कोर होगा 25 इंटू 2.5, दैट इज 62.5 हो जाएगा। क्योंकि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है आपके सी सेट के अंदर, तो 67 में से 62.5 नंबर तो आपके यहीं पर आ गए, जो एरिया आपका कोर एरिया था। अब आप दूसरे एरिया के ऊपर बिना स्ट्रेस के जा सकते हैं कि वहां पर अगर आप 10-15 भी स्कोर करेंगे तो चलेगा। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप उस एरिया को पहले पिक करें जो आपका कोर एरिया है, जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अंदर एक चीज आपको और भी ध्यान रखनी है, और वो ये है कि देखिए, किसी भी क्वेश्चन को लेकर ईगोइस्टिक मत हो जाइएगा। यूजुअली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का मैथ्स अच्छा है और कोई एक ऐसा क्वेश्चन मैथ्स का आ जाता है जो वो सोल्व नहीं कर पाते, तो उसके ऊपर टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। 1 मिनट 2 मिनट का टाइम आपको पर क्वेश्चन मिलता है, लेकिन यहाँ पर 5 मिनट 10 मिनट कई बार 15 मिनट तक भी वेस्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ईगो का सवाल आ जाता है, और इसी वजह से आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो या ना हो, लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा ले जाता है। कई बार क्या होता है, आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, अगर नहीं सोल्व हो रहा है 2 से 3 मिनट देने के बाद उसे छोड़ दीजिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। ठीक है। इससे क्या होगा, अननेसेसरी टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और लास्ट में जब आपके पास टाइम बचेगा तो आप इस क्वेश्चन पे वापस आ सकते हैं। एंड इन मेनी इंस्टेंसेस यू विल सी कि अगर आप एक क्वेश्चन को जो सोल्व नहीं हो रहा है उसे छोड़ देते हैं और दोबारा से बाकी क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आधे पौने 1 घंटे के बाद उस क्वेश्चन के ऊपर वापस जाते हैं, एक नया ही सॉल्यूशन आपको उसका मिल जाता है एंड यू विल बी एबल टू सोल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है। तो बेस्ट चीज क्या है? बेस्ट चीज यही है कि ईगो यहाँ पर हमारे पास, हमारे बीच में नहीं आनी चाहिए। हमारे और हमारे क्वेश्चन पेपर के बीच में हमारा जो फोकस है वो यही होना चाहिए कि पहले तो इजी क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं कि ये लो हैंगिंग फ्रूट्स है। आपने इंग्लिश पोर्शन चूज किया या आपने मैथ्स पोर्शन चूज किया, इसमें भी जो लो हैंगिंग फ्रूट्स होंगे, लो हैंगिंग फ्रूट्स का मतलब क्या है, जो इजी एरियाज होंगे उनको आपको सोल्व करना है पहले, और उसके बाद फिर डिफिकल्ट एरियाज पे आप मूव कर सकते हैं। अगर सोल्व होते हैं तो करिए, नहीं होते हैं तो छोड़ दीजिए। क्योंकि आपको इनफ नंबर ऑफ लो हैंगिंग फ्रूट्स इंग्लिश और मैथ्स में मिलेंगे, जहां पर कम से कम आप 30 से 35 और हो सकता है इवन 40 क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाए। मान लीजिए कि एक एग्जाम के अंदर 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ईजी है। 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 में से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके इजी और आप कह सकते हैं समवेयर इन मीडियम कैटेगरी में है। तो 30 इंटू 2.5 भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी 75 का स्कोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप आसानी से एग्जाम को सोल्व कर लेंगे। जैसे कि 15 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन जो थे वो इंग्लिश सेक्शन से थे, और 15 इजी क्वेश्चन मैथ सेक्शन से थे। टोटल 30 क्वेश्चन भी अगर आप
100% एक्यूरेसी से सोल्व करते हैं तो यहाँ पर आपका स्कोर जो है वो 75 हो जाता है, विच इज ओवर एंड अबव 66.67 और 67 से ऊपर है, आपकी कट ऑफ से ऊपर है। नाउ तो मैंने आपको बताया कि आपको बैटल्स को चूज करना है और मैथ्स वर्सेस इंग्लिश को चूज करना है। तो यहां पर दो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, एक आपकी बैटल्स को लेकर और दूसरा सब्जेक्ट को लेकर। आपको ज्यादा पता है क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ कि आपका इंग्लिश ज्यादा स्ट्रांग है या आपका मैथ्स ज्यादा स्ट्रांग है, ये आप ही को पता है और कोई इसके बारे में नहीं जानता है। और वो आपने डेफिनेटली जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आस्क मी, मेरे दोनों ऑलमोस्ट बराबर थे, इंग्लिश और मैथ्स। तो मैं देख लेता था जिसके क्वेश्चन मुझे इजी लगते थे, मुझे लगता था जो नंबर ऑफ क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकता हूँ जल्दी से जल्दी, मैं उन्हीं को ही पिक करता था और फिर वन बाय वन सोल्व करने की कोशिश करता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश इज इक्वल टू मैथ्स वाली कैटेगरी भी हो सकती है, तो वहां पर आपको क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा, पहले से डिसाइड नहीं कर सकते, क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को गो थ्रू करिएगा, उसके बाद समझ में आएगा कि आपको ओपनिंग कहाँ से करनी है, इंग्लिश से करनी है या मैथ्स से करनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है प्रैक्टिस। इसको एक स्टोरी के तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन बेसिकली मैं आपसे पूछूंगा, फॉर एग्जाम्पल देयर इज मिस्टर ए एंड देयर इज मिस्टर बी। दोनों यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और दोनों का ही जो मैथ्स और इंग्लिश वाला सेक्शन है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ना ही इंग्लिश में ये अच्छे हैं, ना ही इंग्लिश में ये अच्छे हैं, ना ही मैथ्स में ये अच्छे हैं, ना ही ये अच्छे हैं। बेसिकली सी सेट के अंदर दोनों की अभी तक हालत खराब है। नाउ जो ए है वो क्या करते हैं, उनको पता है कि सी सेट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, तो मुझे एग्जाम तो देना ही है। तो ये क्या करते हैं, डेली बेसिस पे सी सेट को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर प्रैक्टिस करते जाते हैं। बी, क्योंकि हमारी एक ह्यूमन बींग्स की एक आदत होती है कि जो चीज़ हमें मुश्किल लगती है फिर जो लगता है जिस चीज़ में हम अच्छे नहीं है, हम उसे अवॉइड करते हैं और पूरा साल अवॉइड करते जाते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे सी सेट की प्रैक्टिस करी जा रही है, यहाँ पे सी सेट को अवॉइड किया जा रहा है। लास्ट जब कुछ दिन आते हैं ये मॉक टेस्ट भी देते हैं सी सेट के, क्योंकि अब तक सी सेट स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब ये सी सेट का एक मॉक देते हैं, मॉक में स्कोर आता है 15, ये उसको भी करना छोड़ देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किसका एग्जाम क्रैक होगा सी सेट का और किसका नहीं होगा? देखिए, होने को तो बी का भी हो सकता है क्योंकि स्कोर बहुत कम चाहिए, 67 का स्कोर चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो चीजें हमने देखी, जो पैटर्न ऑफ स्टडी देखा, उससे ये पता चलता है कि ए का एग्जाम पास होगा, बी का नहीं होगा। तो ऑल आई एम सेइंग कि आप इस कैटेगरी में फॉल मत करें, बी की कैटेगरी में फॉल मत करें, क्योंकि ये चीज आपको हेल्प नहीं करेगी। अब आपको लगेगा कि सर ये तो पूरा साल निकल गया है, तो अब क्या किया जा सकता है? अभी भी बहुत सारी चीजें करी जा सकती हैं, क्योंकि अगर ए और बी का हम एग्जाम्पल लें, दोनों ही सी सेट के अंदर अच्छे नहीं है, ना ही ए ने पूरे साल मेहनत करी ना ही बी ने, लेकिन ए अभी जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, एमसीक्यूज को प्रैक्टिस किया जा रहा है इनके द्वारा। तो चांसेस आर वेरी वेरी लाइकली कि सी सेट को ये क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि सिर्फ एग्जाम 1/3 चाहिए इसके अंदर। लेकिन बी क्या कर रहे हैं, बी अभी भी सी सेट को अवॉइड करते जा रहे हैं, ना ही टेस्ट दे रहे हैं ना ही मॉक दे रहे हैं, और इस वजह से एग्जाम पास नहीं होगा। तो तभी मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस जो है काफी इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि अभी इतना टाइम है कि आप चैप्टर बाय चैप्टर उठा के पढ़ना शुरू करें, नहीं। आपका काम ये होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स को अटेम्प्ट करें, सी सेट के मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें, सी सेट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। दैट विल डू द जॉब, उससे काम बन जाएगा, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर करने का टाइम जो है वो अभी निकल चुका है। तो ये प्रैक्टिस है वो करनी काफी जरूरी है। नाउ हिंदी ट्रांसलेशन। नाउ आप जानते हैं कि जब भी आपको पेपर मिलता है तो यहाँ पर क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे दिस इज द शीट। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर्स दिए होते हैं और हिंदी के क्वेश्चन पेपर दिए होते हैं। ठीक है, तो हिंदी के क्वेश्चंस हैं और इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने के बाद कोई आरसी में भी समझ ना आए या आरसी के अंदर कोई लाइन समझ में ना आए, और ऐसा हिंदी वालों के साथ भी हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली कोई मैथ्स का क्वेश्चन भी ऐसा हो सकता है जो कि पढ़ने के बाद समझना है। सो इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप दूसरे वर्जन को रेफर कर ले। इंग्लिश का क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो हिंदी वाले को देखने की अपॉर्चुनिटी आपके पास है, क्योंकि आपको हिंदी का पेपर साथ में अटैच करके दिया होता है, एंड वाइस वर्सा। देखिए, ये चीज हम आरसी पढ़ने के लिए हर लाइन के लिए यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे शब्द हो सकते हैं, कुछ ऐसी लाइंस हो सकती हैं जो आपको समझ में नहीं आई, उसके लिए आप हिंदी वर्जन को रेफर कर सकते हैं। बट अगेन, इसको बिल्कुल ध्यान से यूज करिएगा। यू कैन नॉट यूज इट फॉर द एंटायर पेपर, क्योंकि अगर इंग्लिश वाले पूरा ही हिंदी में
पेपर को ट्रांसलेट करके पढ़ना शुरू कर देंगे तो कन्फ्यूजन भी हो जाएगा और टाइम भी निकल जाएगा। तो यूज़ इट वेरी जुडिशियसली। जहाँ पर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आता है, जहाँ पर कोई स्टेटमेंट समझ नहीं आती है, जहाँ पर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, वहाँ आप हिंदी वाला वर्जन पढ़ सकते हैं। और सिमिलरली हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो इंग्लिश वाला वर्जन समझ सकते हैं। कोई क्योंकि कई बार क्या होता है कि हिंदी मीडियम के होने के बावजूद भी इंग्लिश मीडियम के अंदर जो शब्द होता है वो ईजी होता है, या फिर इंग्लिश मीडियम होने के बावजूद भी हिंदी वाला शब्द जो है वो हमें आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, सो डू रेफर द अदर ट्रांसलेशन अगर वो आपको लगता है कि हेल्प कर सकती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पर बहुत बार ऐसा भी आपको लगेगा कि ज़्यादा टाइम नहीं है, जैसे कि अभी भी आपको लग सकता है कि 15-20 दिन ही बचे हैं एग्ज़ाम के अंदर, क्या मुझे मॉक टेस्ट या फिर अभी सीसेट देना भी चाहिए या नहीं? देखिए, 5 टू 10 टेस्ट तो कम से कम आपको देकर जाने ही चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि पिछले 5 साल के जो सीसेट के पेपर हैं, उसको तो अच्छे से कर डालिएगा, बिल्कुल प्रैक्टिस उसकी अच्छे से करिएगा। देखिएगा पैटर्न किस तरीके से चेंज हो रहा है, क्योंकि पिछले 5 साल में भी आप पैटर्न को चेंज होता हुआ देखेंगे। साथ ही साथ आप एक्स्ट्रा 5 सीसेट के टेस्ट तो करके ही जाएगा, ये तो मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्योंकि यही चीज़ जो ये जो मॉक टेस्ट आप करेंगे, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। रीज़न आई एम सेइंग कि आपको ये करना है, क्योंकि देखिए 67 वंस अगेन आई एम सेइंग कि 1/3 स्कोर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, बट एट द सेम टाइम जिन लोगों का हाथ टाइट है सीसेट के अंदर, उनके लिए तो 67 स्कोर करना भी मुश्किल है। तभी कह रहा हूँ कि 5 से 10 जो मॉक टेस्ट है उसको ज़रूर करके जाइएगा, और उसी से ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उसी से ही जो एग्ज़ाम है वो भी आपका पास होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इतनी मेहनत आपने जीएस के अंदर करी, पूरा साल आपने पढ़ाई करी, रोज आप करंट अफेयर्स के वीडियोस देखते थे, रोज आप द हिंदू पढ़ते थे, लेकिन उन सब चीज़ों का फायदा ही क्या होगा जब आपका सी सेट ही नहीं हो पाएगा। सो बेटर थिंग विल बी कि आप सी सेट की जो प्रैक्टिस है अब उसको और डिले ना करें। देन नो थियरीज, ये चीज़ वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अब आखिरी के 15 से 20 दिन के अंदर थेरीज के टाइम नहीं है, थेरी का स्टडी करने का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी बुक देखेंगे, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की हो या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग की हो, तो उसमें अलग अलग चैप्टर होंगे। रेशो का चैप्टर होगा आपका, पार्टनरशिप का चैप्टर होगा आपका। ठीक है, तो अब वो पढ़ने का टाइम नहीं है कि आप रेशो पढ़ें, पार्टनरशिप पढ़ें, उसकी थियरी के अंदर जाएं। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा और उसका सॉल्यूशन देखकर ही समझना पड़ेगा कि अगर ये रेशो आई तो किस तरीके से आई, ये जो प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर्स के अंदर करी गई वो किस तरीके से करी गई, जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे वो भी अब आपको सॉल्यूशन को पढ़कर ही समझने पड़ेंगे। ठीक है, सो मेक श्योर कि अभी थ्योरी के अंदर टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। जो चीज़ें जो पिछले साल के पेपर्स हैं उनको स्टडी करें, उनके सॉल्यूशन को अच्छे से यहाँ पर देखना शुरू करें। मुझे पता है मैंने आपको 5 टिप्स के बारे में बताया था, लेकिन कुछ मैंने आपको मर्ज करके भी बता दिया। देयर आर कपल ऑफ एडिशनल वंस जो आप यहाँ पे देखिए। हिट एंड मिस रेशो, देखिए एक एडवांटेज सी सेट के पास है जो कि जीएस के पास नहीं है। जीएस की तैयारी आप आखिरी के 15 दिन में नहीं कर सकते या 30 दिन में नहीं कर सकते। अगर आपने पूरे साल तैयारी नहीं करी है, 15 से 30 दिन में तैयारी करना मुश्किल है। रीजन इज क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं और आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते, पूरे साल उसको रेडी करना पड़ता है। लेकिन सी सेट के अंदर ये होता है कि अगर आपको बेसिक आइडिया है किसका, मैथ्स का और इंग्लिश का, आखिरी के 15 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर भी आप प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हिट मिस रेशो जो है वो अलग है। जीएस के अंदर जो रिजल्ट निकाला जाता है वो मेरिट बेसिस पे होता है, मतलब आपका स्कोर जो है वो 100 टू 120 होगा तो उसे एक सेफ स्कोर माना जाएगा, और कम से कम 120 प्लस स्कोर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो स्कोर करते हैं उनके मार्क्स ऐड किए जाते हैं। यहाँ पर कोई क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम नहीं होता है, तो यहाँ पर कुछ ही लोगों को पास किया जाएगा, फिल्ट्रेशन प्रोसेस को यूज किया जाता है। लेकिन सी सेट के अंदर हिट मिस रेशो ज्यादा होता है। मीन्स आप यहाँ पर अगर 80 में से सिर्फ मान लीजिए 30 क्वेश्चन भी करते हैं, 30 क्वेश्चन को हिट करते हैं और 50 बचे हुए 50 क्वेश्चन को मिस कर देते हैं, और ये 30 क्वेश्चन आपके ठीक हैं, ठीक है, इट रियली डजंट मैटर कि पूरे जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं उन्होंने 80 के 80 क्वेश्चन क्यों ना ठीक करे हों, आपके 30 भी ठीक हैं तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि दिस एग्जाम डज नॉट काउंट योर टोटल मार्क्स। यहाँ पे सिर्फ 67 देखा जाता है कि जैसे ही मान लीजिए अलग अलग कैंडिडेट रेस के अंदर दौड़ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे दिस इज 67 मार्क्स की बाउंड्री, दिस इज 80 मार्क्स की बाउंड्री, दिस इज 100 मार्क्स की बाउंड्री। जैसे ही आपने ये क्रॉस किया, यहाँ पे आप पास हो गए। अब कोई कितने आगे तक जाता है इट रियली डजंट मैटर, कोई 100 स्कोर करता है, कोई 150 स्कोर करता है, और शायद कोई हो सकता है यहाँ पर 200 भी स्कोर कर ले, तो वो इम्पैक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि आपने 67 स्कोर किया, आप पास हो गए। ठीक है, लेकिन जीएस के अंदर क्या होता है, जीएस के अंदर जो मार्क्स होते हैं वो मैटर करते हैं कि कौन कितना स्कोर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई 67 स्कोर करता है, कोई 70 स्कोर करता है, कोई 100 स्कोर करता है, तो उनकी मेरिट लिस्ट के अंदर
जो इम्पैक्ट है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आज की एडिशनल लास्ट जो टिप मैं आपको दूंगा वो यही है कि दैट यू हैव टू रीड लाइक शर्लॉक। क्योंकि क्या होता है, देखिए जब भी आरसी हमारे सामने आता है, इट्स अ वेरी बिग पैराग्राफ, या फिर यहाँ पे कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ्स होते हैं। ठीक है, और नीचे 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। तो देखिए अगर आप सीधा ही पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं, चांसेस आर वेरी लाइकली कि जो क्वेश्चन, जब तक आप क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, जो ये 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन होंगे, इसके बारे में आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपने आरसी पढ़ना शुरू किया, आपके सामने एजेंडा ही नहीं था, आपके सामने ऑब्जेक्टिव ही नहीं था। कोई काम करते हैं पहले पता होता ना कि क्यों कर रहे हैं। तो पहले आप शर्लॉक होम्स की तरह क्या करें, आप एरिया को स्टडी करें, देखिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, हुआ क्या है आगे। क्वेश्चन जो ये आपको नीचे दिए गए हैं, पहले उन्हें रीड करें, उन्हें समझें कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, और उसी चीज को ही फिर ढूंढने के लिए जस्ट लाइक शर्लॉक होम्स आप साइट पर जाएं, दैट इज अपने आरसी के अंदर आए, और वहां पर फिर उसे रीड करते जाएं। जहां पर आपको मिलता है कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की यस ये स्टेटमेंट जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, मार्क कर दीजिए इसे, पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए। ओके, ये स्टेटमेंट जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेट करती है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए या फिर हाईलाइट कर दीजिए। इस तरीके से अगर आप ढूंढेंगे तो आरसी को सोल्व करना काफी ईजी हो जाएगा। सो instead of reading the RC, the comprehension first, you should read the questions first. कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्वेश्चन को समझना है, एंड देन एक डिटेक्टिव की तरीके से आपको आरसी के अंदर उसके आंसर जो है उसे सर्च करना है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, जिन टिप्स ने मुझे काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि कभी भी मेरा स्कोर जो था 125 से कम नहीं आया सी सेट के अंदर। ठीक है, चाहे इसके मार्क्स जुड़ते थे या नहीं जुड़ते थे, और हाईएस्ट जो स्कोर है, वैसे अगर मॉक टेस्ट की बात करें 196 तक गया हुआ है, लेकिन हाँ अदरवाइज अगर आप यूपीएससी की बात करेंगे 158 का स्कोर जो है वो रहा है हाईएस्ट। लेकिन हाँ 125 स्कोर कभी भी कम नहीं हुआ, और मैं इसकी लीस्ट प्रिपरेशन करके जाता था। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी बैटल्स को चूज करना है कि इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है या मैथ स्ट्रॉन्ग है। लो हैंगिंग फ्रूट्स को आपको उठाना है, जो इजी क्वेश्चन है उनको पहले सोल्व करना है। आपको प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की, मॉक की, और उसके हिसाब से आपको 67 का स्कोर इंश्योर करना है। इंग्लिश वाले हिंदी का, हिंदी वाले इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। देन 5 to 10 टेस्ट जो है वो तो करने ही है। 10 मॉक टेस्ट करेगा, 5 पिछले साल के, 5 नए। देन थियरीज में अभी नहीं जाना है क्योंकि अभी टाइम नहीं है। हिट मिस रेशो आपका अच्छा है, ये चीज आपके फेवर में जाती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। यू आर नॉट सपोज टू सोल्व द ऑल द क्वेश्चंस, बट यू आर सपोज टू सोल्व द क्वेश्चंस विद maximum accuracy. Then you need to read the paragraph like Sherlock Holmes, like a detective. First read the question, then उनके आंसर्स आपको पैराग्राफ्स में मिलते चले जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको और भी अगर किसी तरीके के वीडियोस चाहिए, जैसे कि आरती मनकेरिया जो है उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा टेलीग्राम के ऊपर, दिस इज द टेलीग्राम आईडी, या फिर चाहें तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या फिर मुझे टेलीग्राम कर दीजिएगा कि नए कौन से टॉपिक्स चाहते हैं। तो आरती ने मुझे रेकमेंड किया कि सर लास्ट के 15-20 दिन के अंदर कैसे तैयारी करनी चाहिए, इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी कंसर्निंग टू दैट ओनली। मैं कोशिश करूंगा कि रोज आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो जो है वो दिया जाए कंसर्निंग योर एग्जाम, की कैसे आखिरी दिनों में तैयारी करें, सीसेट की तैयारी कैसे करें, या फिर दूसरे टॉपिक्स जो कि यू वॉन्ट मी टू मेक वीडियो। तो उसके लिए मुझे प्लीज @prince_luthra पे बता दीजिएगा कि कौन से टॉपिक्स आप चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।